तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को लगातार जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। और कल की क्लास में आप लोगों को हमने 2023 का जो छठवां सेट है उसे सॉल्व कराना स्टार्ट किया था और उसमें आप लोगों को मैंने 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व भी करा दिया है। आज की क्लास में आप लोगों को हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आप सभी को पता है कि 5 नंबर वाले जो प्रश्नों का वेटेज रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो कुल 50 अंकों का रहेगा। मतलब 50 अंकों के प्रश्न जो है वो 5-5 नंबर वाले पूछे जाने हैं। और आज की इस क्लास में आप लोगों को ये जो आपका सेट नंबर 6 है, इस सेट नंबर 6 के जितने भी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं वो सारे हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 50 में 50 आप भले न ला पाओ, लेकिन आपके 35-40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो बदलते नहीं हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भैया, बिना समय को लॉस किए हुए। और जो विद्यार्थी क्लास से जुड़े हैं भैया क्लास को लाइक कर दें और क्लास में बन जाएँ। क्लास जब तक आपकी समाप्त नहीं हो जाती तब तक क्लास में बने जरूर रहें, तभी आपको कुछ ना कुछ जो है हासिल होगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। 5वें का पार्ट है। ठीक है, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। ठीक है, और उनके घनों का योगफल जो है न्यूनतम है, जिसको हम कहते हैं निम्निष्ट है। तो आप सभी लोग कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो, जब 2 संख्याओं का योग दिया जाए तो पहली संख्या हम x मानते हैं और दूसरी संख्या योग -x कर देते हैं। ठीक है, आप ही सोचिए, जैसे हम कह दें 2 संख्याओं का योगफल 6 है, तो अगर आप एक संख्या माने 2 तो दूसरी कितनी हो जाएगी 4। कैसे आपने किया, 6 से 2 घटाया तभी तो प्राप्त हुआ। तो जैसे आप एक संख्या x मान रहे हो तो दूसरी कितनी हो जाएगी 6 - x। ठीक, क्योंकि दोनों का योग कितना है तो आप कहेंगे 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना जो पहली संख्या है, ठीक है, माना पहली संख्या वो कितनी है x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 6 - x। दूसरी संख्या हो जाएगी 6 - x। अब यहाँ पर एक बात और हम मान लेते हैं, इन्होंने कहा इनके घनों का जो योग है, इन संख्याओं के घनों का योग क्या है, न्यूनतम है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है, तो निम्निष्ट सिद्ध करना आप जानते हैं। तो माना इनके संख्याओं के घनों का योगफल, क्या लिखेंगे, माना संख्याओं के घनों का योगफल, माना संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। ये कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आए, ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। घनों का योगफल जो है वो हम मान लेते हैं कि s है। कितना है भाई, s है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार ये बताया गया कि जो ये घनों का योग s है वो कितना हो जाएगा। पहली संख्या है x, तो x क्यूब, दूसरी संख्या 6 - x, 6 - x का होल क्यूब। इनके घनों का योग हमने s के बराबर दिखा दिया और s को आपको न्यूनतम दिखाना है, निम्निष्ट दिखाना है। तो उस स्थिति में x की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो आपको ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को देखेंगे। तो ये समीकरण x के पदों में है, तो इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर। जब भैया x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ds/dx। एक बार अवकलन हुआ, x क्यूब का अवकलन सभी विद्यार्थी जानते हैं 3x² होगा। 6 - x के होल क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 कम हो जाएगा। लेकिन x के स्थान पर है कितना, तो आप कहेंगे 6 - x। तो 6 - x का जब अगेन अवकलन करेंगे तो 6 का हो जाएगा 0 और -x का अवकलन हो जाएगा -1। इस तरीके से आपको ds/dx की वैल्यू मिल जाएगी 3x² और गुणा करेंगे तो 6 - x का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानेंगे और हम पुनः अवकलन करेंगे। उच्च निम्निष्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, महातांडव क्लास कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, जो प्रत्येक चैप्टर की मैंने महातांडव क्लास दी। उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले क्वेश्चन हमने बताया था कि उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए हम 2 बार अवकलन करते हैं फलन का। तो पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो पुनः अवकलन करेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप सही लिख लेना। दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2s/dx²। 3x² का अवकलन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6x हो जाएगा। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 6 - x हो जाएगा। लेकिन 6 - x का अगेन करेंगे तो -1 होगा और -1 का गुणा इससे हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। अब आप जानते हो
उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए या अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए होता क्या है, जो एक बार अवकलन किए होते हैं फलन का, उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर दिखा देते हैं। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार अवकलन हमने किया है तो आया है 3x² माइनस का 3 6 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 3x², इस फंक्शन को उधर ले जाएंगे, फलन को पूरा उधर, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, x² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। देखिए अच्छा ना स्क्वायर काटिए, ज़्यादा बेटर है, स्क्वायर से स्क्वायर ही काट दीजिए। x बराबर 6 माइनस एक्स, तो x इधर आएगा तो 2x बराबर 6, 2 से 6 को काटेंगे x बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 3। x का मान ये 3 आया है, लेकिन ये सही है या नहीं सही है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि x बराबर 3 पर फलन न्यूनतम है कि नहीं है, क्योंकि न्यूनतम होने की कंडीशन बोली गई है। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, d2 जो दोबारा अवकलन किया है, d2 s अपान में dx²। अगर वैल्यू ऋणात्मक होगी तो उच्चिष्ट होता है, अगर वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है इस वैल्यू पर d2 s/dx² की, तो निम्निष्ट माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोबारा अवकलन हमने किया तो हमको मिला है 6x माइनस 6 और कितना 6 माइनस x, यही मिला है ना। जब आप x के स्थान पर 3 रखोगे, कितना रखोगे 3, तो यहाँ पर d2 s अपान में dx² बराबर आपको कितना मिलने वाला, देखिए 6 त्रिक 18, 6 गुणे 3 माइनस 6 है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 6 और ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 3, इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा 36। अब बताइए पॉजिटिव संख्या है कि नहीं, 0 से बड़ी है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमें अगर ऋणात्मक संख्या की तो उच्चिष्ट माना जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर क्या है, उच्चिष्ट है, ओ सॉरी उच्चिष्ट नहीं निम्निष्ट है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव संख्या आई है पर न्यूनतम है, फलन का मान क्या है, न्यूनतम है। तो जिस वैल्यू पर न्यूनतम है वही संख्या हो जाएगी। तो एक संख्या x है तो पहली संख्या आई है हमारा x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, दोनों का योग 6, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी भी 3 हो जाएगी, तभी तो दोनों का योग 6 होगा कि नहीं होगा, या यहाँ पर रख दीजिए 6 माइनस 3, तो दूसरी 3 मिल जाएगी। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 3, 3 होंगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे या 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, बताइए भाई, 6 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स या 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आज की क्लास का हमारा जो था पहला क्वेश्चन था, मतलब सेट नंबर 6 का 5वें का पार्ट था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पूछा भी करते हो कि लैंग्वेज वाले प्रश्न बताइए, तो अब यहाँ पर जो लैंग्वेज वाले प्रश्न आ रहे हैं बता रहे हैं, बाकी लैंग्वेज वाले प्रश्न की अलग से भी क्लास आपको देने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना, ये आप सभी को पता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5वें का खा पार्ट, इसमें कहा जा रहा है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें, एक थैला है। ठीक, एक मान लीजिए पहला थैला, उसमें 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में जो है 3 लाल और 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है। अभी देखो दोनों थैलों में लाल गेंदें हैं कि नहीं हैं, और दोनों थैलों में से एक थैले को चुना जाता है यादृच्छा, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। अब लाल गेंद निकाली गई तो 50-50 प्रायिकता दोनों की होगी, मतलब 1/2 पहले थैले की भी होगी, 1/2 दूसरे थैले की भी होगी, क्योंकि लाल गेंद पहले थैले में भी है और दूसरे थैले में भी है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रायिकता इस बात की याद करना है कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई, इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वह पहले थैले से निकाली गई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5वें का खा पार्ट, ठीक है, पहले थैले में कुल गेंदें, पहले लाल काली लिख लो, लाल कितनी है काली कितनी है। ठीक है, अच्छा पहले थैले को हम लिख लेते हैं फर्स्ट, रोमन अंकों में लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, पहले थैले में लाल गेंदें 4, ठीक, और हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरी बात लिखना। काली गेंदें कितनी 4, कुल गेंदें कितनी है, तो आप कहेंगे कुल गेंदें हमारे पास हैं 8। दूसरे थैले में अगर बात करें, दूसरे थैले में लाल गेंद कितनी है, तो आप कहेंगे 2, काली गेंद कितनी है, तो आप कहेंगे 6, कुल गेंदें कितनी है, तो आप कहेंगे 8। ठीक है,
अब चूंकि दोनों में लाल गेंद है ना, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना, तो जो मान लेते हैं यहाँ पर E1 एक घटना घटित हो रही और एक E2 और एक घटना E1 जो है यहाँ पर पहले थैले के चयन की घटना, मतलब जब पहला थैला चुना जाता है चयन की घटना E1 मान लेते हैं, और E2 जो है वो दूसरे थैले के चयन की घटना है, और E जो है लाल गेंद की भी बोली जा रही है ना, तो लाल गेंद के चयन की घटना। ये 3 घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। अच्छा, अब बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा पहले थैले की और दूसरे थैले के चुनने की जो प्रायिकता होगी वो हाफ हाफ होगी, कारण क्योंकि दोनों थैलों में लाल गेंद है और लाल गेंद होने की ही प्रायिकता निकालना है। अच्छा, आगे यहाँ पर हम बात करें, अच्छा पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, समझिएगा क्वेश्चन को। पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, देखिए लाल गेंद की घटना को हमने लिखा है E से, जबकि थैला क्या हो भाई, पहला थैला हो। पहले थैले की जो चयन की को हमने E1 से व्यक्त किया है, तो पहले थैले से हम लाल गेंद के प्रायिकता निकालें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। तो पहले थैले में लाल गेंदें कितनी, 4, कुल गेंदें 8, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। इसी तरीके से हम दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, तो PE/E2। क्यों, क्योंकि E है लाल, यहाँ पर देखिए लाल गेंद के चयन की घटना की बात हुई है, और E1 जो पहले थैला, E2 जो दूसरे थैले के चयन की घटना है। तो यहाँ पर लाल गेंद हम चुन रहे हैं दूसरे थैले से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 बराबर, अब दूसरे थैले में लाल गेंदें हैं 2 और कुल गेंदें हैं 8, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/4। अब प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। प्रश्न में ये कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि और उसमें से गेंद निकले तो लाल है, प्रायिकता इस बात की ज्ञात करना है कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। प्रायिकता इस बात की निकालना है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालना है कि जो प्रायिकता है वो इस बात की निकालना हो कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। लाल गेंद किस थैले से निकाली गई हो, पहले थैले से। कहने का मतलब जो लाल गेंद है वो तो निकाली जाती ही है, ये घटना तो घटित हो ही चुकी है, लेकिन वो निकाली किस थैले से जाती है, पहले थैले से, ठीक है, मतलब E1 से। तो इसकी प्रायिकता आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा बेज प्रमेय से, आप लोगों ने पढ़ा, ये चीज़ निकालना है। तो बेज प्रमेय से आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E बराबर, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका उल्टा कीजिए, E/E1। ओके, अपान में आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब एक है थैला तो है नहीं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। इसी तरीके से 3-4 थैले होते तो सबको हम प्लस प्लस करके नीचे लिखते चले जाते। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E का मान। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1/2। अभी हमने निकाली थी, कहाँ निकाली, ये देखो 1/2, गुणा लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 की बात करें तो E/E1 की वैल्यू भी आपकी 1/2 है, 1/2 रख देंगे। अपान में आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, गुणे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 की वैल्यू की अगर बात करें तो 1/2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें तो वो भी आपकी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 की बात करें तो 1/4 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, ऊपर हो जाएगा 1/4, नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/4, नीचे हम 8 LCM लेंगे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 बटे नीचे 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ये आपको काम इसमें करना था, बेज प्रमेय की सहायता से इस क्वेश्चन को लगाना था। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, इसका अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस कर डालिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कहीं पर दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस प्रश्न का। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है, ये खा पार्ट था। अब देखिए जो गा पार्ट है, गा पार्ट और घा पार्ट, एक है आपका सारणिक के जो गुणधर्म पर आधारित क्वेश्चन है,
वो भी आपके सिलेबस में नहीं बचा है, और एक 2 वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल, वो भी आपके सिलेबस से कट गया, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग में केवल साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल बचा है। तो मैंने पहले बता दिया है कि जो प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस है, देखिए पिछले साल था ना, इसलिए सेट में दिया हुआ है, अब इस साल तो सेट में है नहीं भाई, है ना, अभी तो आया ही नहीं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग गा और घा पार्ट काट दिया गया है। अंगा पार्ट को देखते हैं, ठीक है, 5वें का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में ये कहा जा रहा है कि यदि ये आपका सदिश बीजगणित का क्वेश्चन है, मैंने सदिश बीजगणित की भी महातांडव क्लास दे रखी है, आप देख लीजिए, क्लास कोई भी पुरानी नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। इसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC में A, B, C के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C हैं। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 माड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर आप चाहो तो एक त्रिभुज बना सकते हो, नहीं तो देखिए, तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में उन्होंने क्या कहा है, तीनों बिंदुओं का स्थित सदिश, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि A बिंदु का स्थित सदिश OA वेक्टर होता है, वो वेक्टर A दिया गया है, और B बिंदु का स्थित सदिश OB वेक्टर होता है, वो वेक्टर B दिया गया है, और C वेक्टर का स्थित सदिश जो होता है वो आपका C वेक्टर दिया गया है। अब मेरी बात को समझिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र पहले क्या होता है, ये आपको आता होगा तो आप सिद्ध कर पाएंगे, 1/2 AB क्रॉस AC, ये आपका होता है, समझ गए कि नहीं। तो आपको सबसे पहले AB निकालना है, तो AB वेक्टर बराबर होता है OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। आई बात समझ में। तो यहाँ से हो जाएगा AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर, यानी स्थित B बिंदु का स्थित सदिश वेक्टर B, OC का मान कितना है वेक्टर C, तथा अब किसका मान निकालेंगे AC का, तो AC बराबर होता है OC, मतलब C से पीछे की ओर जाना है OA। जब आपको स्थित सदिश दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा AC वेक्टर बराबर OC वेक्टर की बात करें तो C वेक्टर माइनस OA वेक्टर की बात करें तो वेक्टर A दिया गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, यानी AB क्रॉस AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, वेक्टर B माइनस वेक्टर C, क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर C माइनस वेक्टर A। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है, वेक्टर B का C के साथ तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, वेक्टर B का A के साथ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, वेक्टर C का C के साथ माइनस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर C, वेक्टर C का A के साथ तो प्लस हो जाएगा वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गया वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे अगर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, अर्थात इसको हम ले सकते हैं प्लस का वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस पहले से लगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर C क्रॉस प्रोडक्ट में किसी सदिश का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो शून्य होता है, इसका मान आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A है, इसको ऐसे रहने देंगे। अर्थात हमको जो है AB क्रॉस AC की वैल्यू जो मिली वो इतनी मिली, इसको 0 को हटा दीजिए, ठीक है, इतनी वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 माड के अंदर AB क्रॉस AC की वैल्यू रख देंगे, कितनी आई है सही करके लिख लेंगे, A क्रॉस B पहले लिख लिया, फिर प्लस लगाएंगे B क्रॉस C, फिर प्लस लगाएंगे C क्रॉस A, ठीक है। और यही चीज़ आपको सिद्ध करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट की ओर। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और निश्चित समाकलन की महातांडव क्लास मैंने आपको दी है, महामैराथन क्लास, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने आपको महत्वपूर्ण कराए हैं, अलग से कर डालिए, एक भी क्वेश्चन बाहर वहाँ से नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए 6वें का पार्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समाकलन लिमिट दी गई 0 से π/4 log e⁻1 प्लस tan x dx बराबर आपको सिद्ध करना है π/8 log 2 e⁻2, ये चिल्लाना है। बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो आपका चौथा प्रगुण है वो मैक्सिमम केसेस में यूज होता है सवालों में, ठीक है। तो आप लोग जानते हो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, i बराबर मान लेंगे लिमिट 0 to π/4 दिया गया है log 1 प्लस tan x, ठीक है।
और इनटू में क्या है आपका dx है। अब प्रगुण मैंने आपको बताया कि लिमिट 0 टू a fx dx जो होता है वो लिमिट 0 टू a f x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स dx, ये प्रगुण आप सभी लोगों ने यूज किया है, मैक्सिमम सवालों में ये प्रगुण यूज होता है। वही प्रगुण यहाँ पर लगा देंगे तो i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि इसका यूज होगा। ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस का x, और ये आपका हो जाएगा dx। i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4 लॉग, ठीक है, 1 प्लस tan a माइनस b का यहाँ पर फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो होता है tan a है ना π/4 माइनस tan b, x हो जाएगा अपान में 1 प्लस tan a मतलब tan π/4 इनटू में tan x। फार्मूला आप सभी लोगों जानते हो tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम ओपन कर देंगे और इस तरीके से आगे सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन आसान है, आपको समझ में आएगा। अब देखिए भाई, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो आइए। निश्चित समाकलन के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखिए i बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4, ये हो जाएगा लॉग, देखिए 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस कितना है tan x, नीचे इसी तरीके से 1 प्लस tan x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 tan π/4 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई tan x से होगा, tan x से होगा। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 टू π/4 लॉग, यहाँ पर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x, ठीक है, और इनटू में dx। ये हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 टू π/4 लॉग tan x से tan x आपका प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2 अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x, और ये कितना हो जाएगा dx। लॉग m अपान n वाला फार्मूला तो सभी लोगों को पता ही है, क्या होता है लिमिट 0 टू π/4 लॉग m मतलब लॉग 2 माइनस लॉग n के स्थान पर कितना है वही लिमिट लगा दीजिए, लिमिट 0 टू π/4 लॉग n के स्थान पर कितना है 1 प्लस tan x dx। लॉग m माइनस लॉग n हमने कर लिया, लॉग m अपान n के रूप का लिखा हुआ था। ये i इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए log 2 अचर पद बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 टू π/4 और ये केवल dx बचेगा, log 2 अचर पद बाहर कर लिया। अब यहाँ पर अगर देखिए तो ये आपका i के बराबर हो गया समीकरण 1 से, देखो वही चीज़ आपकी पुनः आ गई। इस i को इधर ले आएंगे तो i और i मिलके इधर कितना हो जाएगा 2i log 2 हो जाएगा, dx का समाकलन x हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4। अब देखिएगा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा i बराबर, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा log 2 है ना, और यहाँ पर x के स्थान पर अपर लिमिट मतलब π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। आई बात समझ में, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है। i बराबर आ गया 1/2 log 2 है ना, और π/4 इंटू में, तो आप जब इसे हल करोगे देखिएगा 2 से 4 को काटोगे तो ये केवल π/2 बचेगा। आपको प्रूफ क्या करना था, π/8 गलती हुई कहीं पर क्या भाई, गलती हो गई क्या, π/8 log e/2 यही प्रूफ करना था, π/8 log e/2, π/8 कैसे आएगा, अच्छा ओके गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई भैया, यहाँ पर log 2 है ना, तो log 2 तो वैसे ही बना रहेगा और π/4 का गुणा आपका हो जाएगा 1/2 से है ना, इस ब्रैकेट में आया है π/4, गुणे में ये π/4 है, ठीक। तो ये i बराबर हो जाएगा पाई अपान में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 log 2, यही राइट हैंड साइड में आपको लाना था। π/4 का गुणा 1/2 से होगा तो π/8 log 2 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, हमें उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। चलिए भाई, जो विद्यार्थी हमने कहा क्लास से जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आप सभी लोग के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो इतना तो कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का खा पाठ, अवकलन का क्वेश्चन है। द्वितीय कोटि का अवकलन मैंने आपको बताया है, वही का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे रफ कर दो भाई, चलिए इसे रफ करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। खा पाठ में देखिए क्या बोला जा रहा है। खा पाठ में बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू, क्या बोला जा रहा है खा पाठ में, छठवें का खा पाठ,
y इक्वल टू आपको दिया जा रहा है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो आपको ये चीज़ सिद्ध करना है d2y अपान में dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y बराबर 0। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है अगर आपको ये समीकरण दी गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिया गया, मतलब इस इक्वेशन का 2 बार तो मल्टीप्लाई आपको, मतलब 2 बार x के सापेक्ष अवकलन तो करना ही है। इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे और LHS में सारी वैल्यू पुट करके हम RHS के बराबर भी दिखा सकते हैं। प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ए ई की पावर, ए तो अचर पद है, ई की पावर mx का अवकलन ई की पावर mx, और mx का अगेन करेंगे तो m हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से b e की पावर nx का nx हो जाएगा, nx का अगेन करेंगे तो n हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स ए m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। ये मैंने एक बार अवकलन किया, हमको डी बाई डी एक्स की भी जरूरत है, इसलिए इसको समीकरण 2 मान लेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर mx, क्योंकि ई की पावर mx का अगेन होगा, ई की पावर mx का अगेन करेंगे फिर m होगा, m का मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर nx, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना उसका LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS लेने पर, और LHS से हम RHS को प्रूफ करेंगे, और RHS में हमें लाना है 0। तो LHS में हमारा है क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना है m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस कितना है m n y। वैल्यू पुट करेंगे भाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए एम स्क्वायर ई की पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर nx। ये मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी माइनस m प्लस n, ठीक है। अब d बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, d बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एम ई की पावर mx प्लस बी एन ई की पावर nx, ये तो है, प्लस m n y, ठीक है। तो ये हो जाएगा m n y की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे ए ई की पावर mx प्लस बी ई की पावर nx, ठीक। ये LHS में मैंने वैल्यू रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आप करके देख लो, ठीक है। आप इसे करके देख सकते हो। यहाँ पर ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर nx प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है आपका, माइनस लगा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। m का गुणा इससे हो जाएगा तो ये माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर mx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, m का गुणा जब इससे हो जाएगा तो ये माइनस का बी एम एन ई की पावर nx हो जाएगा। n का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ माइनस है, n का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो प्लस ए एम एन ई की पावर mx हो जाएगा, और n का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ प्लस माइनस का गुणा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, n का गुणा इससे हो जाएगा तो हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर nx। फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का ए एम एन ई की पावर mx प्लस आपका हो जाएगा बी एम एन ई की पावर nx। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप कह सकते हो ए एम स्क्वायर वाला ए एम स्क्वायर वाले से कैंसिल, प्लस माइनस, एन स्क्वायर वाला एन स्क्वायर वाले से कैंसिल, प्लस माइनस, ए एम वाला प्लस माइनस कैंसिल, ये बी वाला भी कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 0। और राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी जो आपकी प्रूफ हो चुकी। आसान क्वेश्चन था कि नहीं बताइए। 5 नंबर भैया फ्री के हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करा देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अक्सर। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया है अवकलज के अनुप्रयोग से आया है। राशियों में परिवर्तन की दर नामक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, और मैंने इसकी जो है आप लोगों को मैराथन क्लास भी दी है अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर की। अगर आप कर लोगे तो क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। हमने जो मैराथन क्लासों में क्वेश्चन कराए हैं वही क्वेश्चन आपको अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को कराया गया है, ठीक है। जो विद्यार्थी क्लास किए होंगे उनको देखना पूरा लाभ मिलेगा, जो लोग अभी समय है वे कर लोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं।
तो अगला जो गा पार्ट है वो गा पार्ट क्या कहता है, छठवें का गा पार्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सभी को पता है। इन्होंने कहा पंप उदाहरण 900, ये मीटर लिखा है, इसको सेंटीमीटर का लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। ऊपर है सेंटीमीटर क्यूब, अपान में क्या है आपका, नीचे सेकंड है, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर दी है। आयतन को 20 लिखते हैं, आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष दी है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। आगे इन्होंने कहा कि गुब्बारे में त्रिज्या की परिवर्तन की दर निकालना। त्रिज्या को आर से व्यक्त करेंगे, यदि गुब्बारे की त्रिज्या आर हो, हिंदी लैंग्वेज थोड़ी लिख लेना, तो आपको इस त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना, मतलब आर का टी के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है। दर का मतलब बटे में समय, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा जबकि जो त्रिज्या का मान हो वो कितना आपको रखना है, तो आप कहोगे त्रिज्या आपको रखना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जानते हो चूंकि गुब्बारे का जो आयतन होगा, गुब्बारा गोलाकार होता है, गुब्बारे का आयतन और गोले का आयतन सभी विद्यार्थी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं, आप बताइए, होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर v हो जाएगा dv/dt, 4/3 पाई आपका बाहर हो जाएगा, आर क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r², आर का अगेन करेंगे dr/dt, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dv/dt का मान आपको दिया गया है 900, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, और पाई आर की बात करें तो आर का मान कितना दिया गया 15 का स्क्वायर कर लेंगे, और dr/dt का मान हमको प्रश्न में ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 900 बराबर 4 गुणे 15 का स्क्वायर 225 होता है, और गुणे में पाई भी है, और dr/dt। अब आपको हम बताएं 225 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 900 ही आएगा। ये 900 से ये 900 कैंसिल, यहाँ बचा 1, और पाई उधर गुणे से इधर बट्टे में आ जाएगा, बराबर dr/dt। समझ गए। इन्होंने केवल त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछा था, तो 1/पाई हो जाएगी, या ऐसे भी आप इसे ले सकते हो, dr/dt का जो मान आएगा 1/पाई, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, बटे में समय का मात्रक सेकंड। तो जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर आ जाएगी 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। बताइए कितने आसान क्वेश्चन है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, समय बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में प्रश्नों को मैं भरना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में, आप उतने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। इसलिए कभी भी हम पढ़ाते तो आप देखते होंगे हम चैटिंग वगैरह ज़्यादा आपकी नहीं पढ़ते, इसी वजह से। ठीक, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और मोबाइल पर लगातार 1 घंटा आप समझ सकते हो, क्लास इतनी जल्दी नहीं देखी जा सकती, इसीलिए हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर गा के बाद घा पार्ट की ओर, ठीक है, गा के बाद घा पार्ट की ओर। अब घा पार्ट में दिया गया fx बराबर एक फलन दिया गया है। कंटिन्यूटी की भी मैंने आपको 1 शॉर्ट क्लास दे रखी है। यहाँ पर दिया गया मॉड x-3, अपान में कितना दिया गया x-3। यदि x नॉट इक्वल टू 3 हो और फलन की वैल्यू 0 है, यदि x बराबर 3 हो, तो x बराबर 3 पर चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं है, ठीक है। और ये भी जांच करना है कि अवकलनीयता की भी जांच करना है। तो अवकलनीयता के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है, और मैंने अवकलनीयता का यही क्वेश्चन है सॉल्व कराया है, ठीक है। आगे के सेट में अवकलनीयता वाला फार्मूला लगा देना है। पहले सततता चेक कर लो, ठीक है। अगर कोई फलन सतत नहीं है, तो वो अवकलनीय होगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक। तो पहले सततता चेक कर लीजिए। अगर अवकलनीय होगा तो सतत तो पक्का ही होगा, ठीक। तो पहले सततता चेक कर लीजिए। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, फंक्शन हमारा तो यही होगा ना, मॉड x-3 अपान में x-3 होगा। लिमिट क्या करेंगे, x टेंड टू 3 से हल्की कम वैल्यू पर। फंक्शन हमारा कितना दिया गया है, मॉड x-3 अपान में x-3। अब हम करेंगे क्या, x के स्थान पर लिमिट से h को माइनस करके लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड x के स्थान पर लिमिट माइनस h, -3 अपान में 3 माइनस h -3। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल, माइनस h मॉड से बाहर निकलेगा, प्लस h हो जाएगा, नीचे 3 से 3 कैंसिल, माइनस h से h को काटोगे ये -1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब एक में कहीं पर तो h की लिमिट रखी नहीं जा सकती। इसी तरीके से RHL निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट
x टेंड टू 3 प्लस 3 से हल्की बड़ी वैल्यू पर फलन तो यही होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू के लिए LHL RHL के लिए फलन वही होता है। तो ये आपका हो जाएगा फलन मॉड x-3 अपान में x-3। आगे क्या करेंगे, जब हम इसे h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट प्लस h करके रखेंगे। तो x के स्थान पर लिमिट h 3 है और प्लस h-3 अपान में 3 प्लस h-3। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस -3 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा मॉड h, प्लस संख्या का मॉड प्लस ही होता है तो h हो जाएगा। नीचे 3 से 3 कैंसिल, ये h हो जाएगा, h से h काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। आप कहोगे चूंकि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। और जब फलन सतत नहीं होगा तो अवकलनीय कैसे होगा? कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत होगा, पक्का है, लेकिन कोई फलन सतत नहीं है तो वो अवकलनीय होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो अवकलनीयता आपको चेक करनी होगी तो कर लेना, या अवकलनीय है ही नहीं, ठीक है, कर लेना, मैंने आपको चेक करना बताया है। अवकलनीय चेक करने के लिए बोला गया तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अवकल समीकरण दिया गया है x प्लस 3y² d/dx बराबर y को हल करना है। अवकल समीकरण मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से हल करना बताया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम देते हैं। इसमें क्या है भाई, समघात अवकल समीकरण मैंने सॉल्व करना बताया ही है, और आप लोगों को मैंने ये रैखिक अवकल समीकरण को भी सॉल्व करना बताया है। और यहाँ पर इन्होंने क्या सिंपल अवकल समीकरण को हल करना है, ठीक है। अब आपको सोचना ये है कि ये समघात है कि रैखिक है कि इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ये सोचने का काम आपका है, ठीक है। मैंने इतने सारे आपको अवकल समीकरण की 1 शॉट क्लास भी दे रखी है और कई बार मैंने अवकल समीकरण का क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया है। हमें उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 8 नंबर वाले प्रश्न सॉल्व कराएंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। चलिए भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।